अ, अभी देखो, जो लोग आज क्लास में नए हैं, मैं उनके लिए बताऊं कि हम लोग वैदिक कल्चर इसमें पढ़ रहे हैं। एंशियंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट हमारा इसमें चल रहा है, इस वाले बैच में। और इसमें हम लोगों ने वैदिक कल्चर को, हम लोग या वैदिक सिविलाइजेशन को हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोगों ने पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट देख लिया था। सोशल एस्पेक्ट हम लोगों का चल रहा है, यानी वैदिक सिविलाइजेशन का जो सामाजिक संदर्भ है, सोशल कॉन्टेक्स्ट है, उसे हम लोग देख रहे थे इसमें। हम लोगों ने दो तीन बातें इसमें देख ली थी। जैसे एक तो हम लोगों ने ये देख लिया था सोशल लेवल पर कि जो वैदिक कल्चर थी, ये वैदिक सोसाइटी थी, बेसिकली वो पेट्रियार्कियल थी इन नेचर। मतलब पितृसत्तात्मक समाज था। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि महिलाओं को अधिकार नहीं थे। महिलाओं को अधिकार थे, पर सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर मिलती है वो दैट इज पेट्रियार्कियल, एक बात। दूसरी, एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि जिन सोसाइटीज में भी आपको पेट्रियार्की देखने को मिलेगी, या सोसाइटी पेट्रियार्कियल टाइप होगी। पेट्रियार्कियल का मायने ये मत मानना कि पिता इंपॉर्टेंट है। पितृसत्तात्मक का मतलब पिता इंपॉर्टेंट नहीं है यहां से। पितृसत्तात्मक का मतलब ये होता है पेट्रियार्कल सोसाइटी का, कि उसमें एक हियरार्की देखने को मिलती है। और हियरार्की में सबसे ऊपर एक व्यक्ति होता है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। तो पेट्रियार्कल का सीधा सीधा मतलब है कि एक हियरार्की का देखने को मिलना समाज में। कैसे हियरार्की? जैसे समाज की सबसे छोटी वाली इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज फैमिली, परिवार। ये हमेशा से है। और परिवार का एक हेड होगा। परिवार का जो हेड होगा उसी को पिता कहा गया, उसी को फादर कहा गया या पिता कहा गया। फिर परिवारों से मिलकर, अब ये सबसे छोटी इकाई हुई, अब इसके ऊपर भी कुछ होगा। इसके ऊपर जो इकाई होगी, जो यूनिट होगी सोसाइटी की, उसका भी कोई हेड होगा। जैसे कई परिवारों से मिलकर एक गांव बना, उसका हेड हुआ ग्रामीणी। फिर कई गांवों से मिलकर एक विश बना। विश कई गांवों से मिलकर बनी हुई एक इंस्टीट्यूशन था, जो वैदिक कल्चर में देखने को मिलता है। उसका हेड हुआ विशपति। और फाइनली कई विशों का जो हेड हुआ, कई विशों को मिलाकर बनता था जन। तो जन जो था वो सबसे ऊपर की इकाई थी, ऊपर की सामाजिक इकाई थी, सोशल यूनिट थी वैदिक कल्चर में। और उसका हेड ही राजन कहलाया। इस तरीके से हमें एक हियरार्की देखने को मिली समाज में। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी, दैट वाज पेट्रियार्कल इन नेचर। एक हेड होता था हर यूनिट पे, और एक हायरार्की देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे। महिलाओं के पास अधिकार थे, और ठीक ठाक थे शुरुआत के लेवल पे। जैसे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, उनका उपनयन संस्कार होता था पूर्व ऋग्वैदिक काल में। और इसका पता इस बात से चलता है कि कई महिलाएं जो थी, उन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की। जो वैदिक हाइम्स थे वो लिखे गए। और इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी या विदुषी कहा गया। इनको ब्रह्मवादिनी की संज्ञा भी दी गई। जैसे लोपामुद्रा, घोषा, शची, अपाला, विश्वरा, ये प्रमुख महिलाएं थीं। और एक वो थी, याज्ञवल्क की वाइफ थी, वो महर्षि याज्ञवल्क की वाइफ थी। नाम याद आ जाएगा मेरे अभी। इन महिलाओं ने, ये विदुषी महिलाएं थीं, इन महिलाओं ने वैदिक ऋचाओं का निर्माण किया, जो कि ऋषि करते थे। तो महिलाओं के पास राइट्स थे। एक बात तो यहां से बात क्लियर होती है। दूसरी बात, सभा, समिति और विदत, ये वो संस्थाएं थीं जो कि ऋग्वैदिक काल में मिलती हैं। ये संस्थाएं डेमोक्रेटिक सेटअप को
बनाने का काम करती थी। राजा निरंकुश नहीं था, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम ये संस्थाएं करती थी, क्योंकि इनमें लोगों का रिप्रेजेंटेशन था। मैत्रेय, मैत्रेय और एक और थी, दो वाइफ थी ना उनकी। देखो बिल्कुल इस समय याद नहीं आ रहा उनका नाम, आ जाएगा लेकिन मुझे। एक मैत्रेय थी, पूरा उपनिषद कात्यायनी, करेक्ट, कात्यायनी। पूरा उपनिषद जो है, ये बृहदारण्यक उपनिषद, उन दोनों के ऊपर ही लिखा गया। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद को लिखा उन दोनों के लिए ही, मतलब वार्तालाप है उसमें, खैर उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी जो थी वो, हाँ कात्यायनी जो थी वो बेसिकली गौ सेवा करती थी, और जो मैत्रेयी थी वो बेसिकली वो उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। खैर चलिए, तो ये यहां से मिलता है। एक इसमें चीज और है, तो ये जो सभा समिति विदत्त, इनमें महिलाओं को भी अधिकार थे, महिलाएं इसमें भाग लेती थीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑल्दो वैदिक सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल इन नेचर, बट वुमन ऑल्सो या फीमेल ऑल्सो हैव द इक्वल राइट्स। लेकिन बाद में कमी आने लगी। अर्ली वैदिक पीरियड में ये ठीक था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमें महिलाओं के अधिकारों में कमी देखी गई। ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे वो कमी आई। तो यहां तक हम लोगों ने किया। अच्छा, एक और एस्पेक्ट था, वो ये कि जो शुरुआती वैदिक सोसाइटी थी उसमें विभाजन तो देखने को मिलता है, समाज में एक तरीके का विभाजन, यानी वर्ण विभाजन तो देखने को मिलता है। वर्णा सिस्टम के तो हमें दर्शन होते हैं, लेकिन ये बड़ा कठोर नहीं था। ये शैलो लेवल पर ही देखने को मिलता है वर्णा सिस्टम। जैसे ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10th मंडल, मंडल माने चैप्टर, 10वें चैप्टर में सबसे पहले वर्ण सिस्टम की बात होती है। और इसमें यह बताया गया है कि जो 4 वर्ण हैं, इनकी उत्पत्ति ईश्वर के 4 अंगों से हुई है। हुई लेकिन ईश्वर से है। ईश्वर से हुई है, इसका मतलब सब समान है। 4 अंगों से हुई है, और ऑर्गन्स क्या करते हैं, वो आपस में, शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में कॉम्पेटिबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो इसलिए समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो ये बताती है, उस समय के समाज में, कि ऑल्दो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, बट दे हैव कॉम्पेटिबिलिटी विद ईच अदर। ठीक है, जैसे ये बताया गया कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की, उदर से या पेट से वैश्य की, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। दैट वाज डिफाइंड इन वर्णा सिस्टम, दैट वाज डिफाइंड इन 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। 10वां मंडल इसी के लिए अर्पित था। कल हम पिछली क्लास में, या जो भी क्लास थी उसमें, हम लोगों ने यहां तक का जिक्र कर लिया था। तो अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। देखो, वर्ण का मतलब दो बातों से था। संस्कृत में वर्ण का मतलब दो दो मतलब है। एक तो वर्ण का मतलब है रंग, कलर, और एक वर्ण का मतलब है व्यवसाय, जो भी हम लोग काम करते हैं। यहां पर वर्ण का मतलब व्यवसाय से था। इसलिए इसका मतलब ये साफ था कि जो भी व्यवसाय था वो किसी का फिक्स नहीं था, वो उसकी योग्यता के आधार पर था। जिसमें जो काम करने की योग्यता थी वो उस आधार पर अपने व्यवसाय को बना सकता था। ठीक है, वर्ना सिस्टम वॉज नॉट मोस्ट रिजिड, मोस्ट रिजिड। ठीक है ना, मतलब ये फ्लैक्सिबल था, कोई व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता था। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमें महर्षि विश्वामित्र का जिक्र मिलता है। विश्वामित्र ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तीसरे मंडल की रचना की उन्होंने। ऋग्वेद का तीसरा चैप्टर विश्वामित्र के द्वारा ही लिखा गया, और इसी में ही गायत्री मंत्र का जिक्र भी है।
गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, लिखवाऊंगा मैं, ये आपको पूछा गया एग्जाम में। ये पूरे का पूरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा, जबकि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऋषि होते थे वो क्षत्रिय भी हो सकते थे। तो वर्णा सिस्टम जो था वो, इसका मतलब यही हुआ कि वर्णा सिस्टम फ्लेक्सिबल था, वो कोई रिजिड नहीं रहा होगा, तभी एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता था। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों के कार्य भी किए। तो जो वर्ण सिस्टम था दैट वाज फ्लेक्सिबल, है ना। ये बात क्लियर है सबको, आ गई समझ में। अब इसमें एक नोट करके लिखना है, यहां पे नोट में लिखना है। यहां पे देखो, शुरुआत में यानी ऋग्वेदिक काल के भी दो पीरियड है ना, पूर्व वैदिक और लेटर वैदिक, अर्ली अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड, दो काल हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में हमें केवल तीन वर्णों का जिक्र मिलता है, चौथे वर्ण का नहीं मिलता। चौथे वर्ण के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें पुरुष सूक्त से ही होती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और 10वां मंडल लिखा गया सबसे बाद में। पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद के ये सबसे बाद में लिखे गए। ये तब लिखे गए जब, मतलब लेटर वैदिक पीरियड की रचनाएं हैं ये, जब अथर्ववेद लिखा जा रहा था, और या उपनिषद की रचना हो रही थी, ये तब लिखा गया था। इसीलिए इसमें वर्णा सिस्टम का जिक्र होता है, और वर्णा सिस्टम में भी चार वर्णों का जिक्र होता है। ऋग्वेद के जो बाकी के मंडल हैं, जो सबसे पुराने माने गए, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें केवल और केवल तीन वर्णों का जिक्र हुआ है, ब्रह्म, क्षत्र और विश्व। ये तीन वर्णों का जिक्र मिलता है केवल। विश्व में वैश्य आ जाते हैं, शूद्र वर्ण का जिक्र नहीं मिलता। इसलिए वैश्य और शूद्र यहां पर एक ही माने गए, विश्व के नाम से उन्हें डिफाइन किया गया। ठीक है, तो आप ये नोट करके लिखिए यहां पर। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, आप नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, बिल्कुल नए पैराग्राफ से लिखना। अब हम महिलाओं की स्थिति के ऊपर बात करेंगे। देखो, मैंने जैसे बताया अभी पहले, महिलाओं के पास पर्याप्त अधिकार थे। सोसाइटी जरूर पेट्रियार्कल थी, लेकिन माता के रूप में महिलाओं महिलाओं का खूब सम्मान था। और उसका एग्जाम्पल ये है कि ऋग्वेद में माता शब्द का जिक्र 234 बार हुआ है। सबसे ज्यादा पिता आया है, पिता शब्द का जिक्र सबसे ज्यादा बार हुआ है, लेकिन माता शब्द का जिक्र भी खूब हुआ है, 234 बार। ठीक है, तो ये बताता है कि महिलाओं का जो स्थिति थी वो ऋग्वैदिक पीरियड में ठीक ठाक थी। तो आप अगले पॉइंट में, फीमेल वॉज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ मदर, है ना, क्योंकि पुत्र को जन्म देती थी वो, और पुत्र की प्राप्ति सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई थी ऋग्वैदिक समाज में। क्योंकि मेल जो था, देखो, जितने भी ऋग्वैदिक काल में जो काम थे, बेसिकली इकोनॉमिक फंक्शंस जितने भी थे, चाहे वो पशु पालना, चाहे वो दूध निकालना, चाहे वो पशुचारण करना, और चाहे फिर बहुत स्मॉल लेवल पर एग्रीकल्चर फंक्शन भी, उसमें सब में मेल की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि ये काम, शक्ति चाहिए इस काम को करने के लिए, शारीरिक शक्ति चाहिए, पाश्विक शक्ति चाहिए, वो मेल के पास होती है। क्योंकि मेल ये सब काम आसानी से कर सकता था, इसलिए मेल इंपॉर्टेंट हो गया। इसीलिए पुत्र की प्राप्ति इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि पुत्र को सीधे तौर पर संपत्ति से जोड़ के देखा जाने लगा, वेल्थ से जोड़ के देखा जाने लगा। इसलिए पुत्र प्राप्ति सबसे इंपॉर्टेंट थी। और पुत्र की प्राप्ति किसके माध्यम से की जा सकती थी? तो माता के माध्यम से की जा सकती थी, इसलिए माता इंपॉर्टेंट थी। और माता का जिक्र 234 बार हुआ ऋग्वेद में। दूसरा या तीसरा सबसे ज्यादा बार होने वाला जिक्र है ये, शायद चौथा है, अगर हम लोग देखें तो मैं लिखवाऊंगा अभी से।
तो आप लिखना कंटिन्यूएशन में। समझ में आ गया ना माता क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्लियर है ना? इसलिए क्योंकि माता पुत्र को जन्म दे सकती थी और पुत्र संपत्ति माने जाते थे। आप इसीलिए देखोगे कि स्मृति ग्रंथों में आगे जब समाज को रेगुलेट करने के लिए स्मृतियां बनी, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे पाराशर, चाहे बृहस्पति, चाहे नारद, उनमें पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिए गए, पुरुषों को संपत्ति के रूप में माना गया। उसका कारण केवल यही था बेसिकली, क्योंकि जो इकोनॉमिक उस समय साइकिल था वो पुरुषों के इर्द गिर्द घूमता था बेसिकली। चलिए आगे। तो एक बात तो ये हुई। अब देखो, महिलाओं के अधिकार थे, इस बात का पता कैसे चलता है? अगर कोई समाज महिलाओं को अधिकार देगा तो सबसे पहला अधिकार वो ये देगा कि महिलाओं को शिक्षित करेगा वो। अगर कोई किसी समाज में अगर महिलाओं के पास अधिकार है या नहीं है, अगर आपको ये देखना है, तो आप केवल इतना भर देख लो कि क्या महिलाओं में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बराबर का है। अगर है तो बिल्कुल अधिकार है, और नहीं है तो फिर लोअर लेवल है। ऋग्वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का बराबर का अधिकार था। उपनयन संस्कार हमने पहले पढ़े हैं, 16 संस्कार, उनमें से एक है उपनयन, शायद पांचवा या छठा है, जो कि शिक्षा या विद्या आरंभ करने से पहले होता था। ये संस्कार पुरुषों का तो होता ही था, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ये महिलाओं का भी होता था। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार महिलाओं का भी था। उपनयन संस्कार की वो आ, उनकी भागीदारी थी उपनयन संस्कार में। तो एक बात तो ये हुई। अब मान लो शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है, तो फिर इसका मतलब वर चुनने का अधिकार भी उनके पास होना चाहिए, योग्य वर चुनने का अधिकार भी उनके पास होना चाहिए। तो बिल्कुल था। आप देखो स्वयंवर होता था जिसमें खुद महिला अपने वर को चुनती थी। वर महिला को नहीं चुनता था, बल्कि वर क्या करता था, वो अपनी योग्यता प्रदर्शित करता था, और अगर महिला को वो योग्यता समझ में आ गई तब वो उसे अपने वर के रूप में चुनती थी। इसलिए महिलाओं को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार था। इसका मतलब साफ ये हुआ कि महिलाओं के पास वैवाहिक जीवन में भी अधिकार थे। एक और इंपॉर्टेंट बात थी, अगर मान लो, देखो, विवाह का एक उद्देश्य बताया गया बड़ा साफ तौर पर, पुत्र की प्राप्ति करना। अगर विवाह के बाद पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो उस महिला के पास अधिकार था कि वो नियोग के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी किसी अन्य पुरुष से। इसलिए नियोग प्रथा प्रचलित थी। और आप देखो, साफ उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कुंती के पांचों पुत्र नियोग प्रथा से जन्मे थे। पांचों पांडव नियोग से जन्मे थे या नहीं? पांच नहीं, शायद तीन थे। कुंती के तो तीन थे ना। हाँ, दो तो माद्री के थे। कुंती के तीन थे। शायद माद्री के दो भी, वो भी नियोग से ही थे, नियोग प्रथाओं से ही थे। है, आपको याद नहीं है? सर यस। किसको बिल्कुल नहीं याद है? महाभारत देखना। उसमें कुंती के जो पांचों पुत्र हैं वो पांच देवताओं का रिप्रेजेंटेशन करते थे। उनकी उत्पत्ति पांच देवताओं से हुई। वो पांडवों के पुत्र नहीं थे, बल्कि वो पांच देवताओं द्वारा उत्पन्न थे। नियोग प्रथा, ये नियोग प्रथा का जिक्र है एक्चुअली, नियोग प्रथा का इंडिकेशन है। अच्छा, कुछ पता ही नहीं आपको इस बारे में? देखो, अर्जुन की उत्पत्ति हुई इंद्र से, और जो अ, भीम था उनकी उत्पत्ति हुई भीम की पवन से, पवन, पवन देवता से। इसीलिए भीम और हनुमान के बीच में कॉमन रिलेशन बनता है। और युधिष्ठिर की जो उत्पत्ति है वो हुई
धर्मराज से। हाँ, युधिष्ठिर की धर्मराज से उत्पत्ति हुई, इसीलिए वो धर्म का रिप्रेजेंटेशन करने वाले थे। और नकुल और सहदेव की जो उत्पत्ति हुई वो अश्विनी कुमारों से हुई। अश्विनी कुमार देवता हैं, उनसे दोनों की उत्पत्ति हुई। तो दैट वाज, अब वो पांडुपुत्र नहीं थे, वो अपने पिता की संतान नहीं थे, किसी अन्य देवता की संतान थे। तो दैट इज इंडिकेशन ऑफ नियोग प्रथा। बड़ी सीधी सी बात है, अगर महिला को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो किसी अन्य व्यक्ति से पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। इसको नियोग प्रथा कहा गया और ये प्रचलित थी। ये महिला के अधिकार के बारे में बात करता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना, महिला के पास राइट्स होंगे तभी वो ये काम कर सकती है। तो नियोग प्रथा प्रचलित थी, ये बात हुई। एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखो वेदों के, अब ये मैं लिखवाऊंगा आपको, सब पहले समझ लो। महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात हो रही है ना, कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप बड़े अच्छे से लिख सकते हो। ये अधिकारों के बाद सोशल लेवल पर आता है, ये मेंस एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन, ये लिखने के लिए। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो वेदों के साथ ही हुई। ऋग्वेदों के बाद उनकी रचना हुई ब्राह्मण ग्रंथों की, पहले हमने पढ़ा है ये। हर वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं। जैसे ऋग्वेद से जुड़ा हुआ शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण तभी बनाया जब अ, तीनों वेद लिख लिए गए थे, अभी चौथा नहीं आया था, अथर्ववेद की रचना नहीं हुई थी अभी। अभी तीन ही थे केवल, शुरू में तीन ही लिखे गए थे। उससे पहले शतपथ ब्राह्मण की रचना हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी का मतलब है आधा हिस्सा, मतलब शरीर का आधा हिस्सा। इसका मतलब अब जो पुरुष है वो केवल एक एंटिटी नहीं है। विवाह के बाद पुरुष के दो भाग हैं, दो हिस्से हैं, दो एंटिटी है, वो दो एंटिटी मिलकर एक को बनाती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्धांगिनी। शतपथ यजुर्वेद का है, हाँ। वो ऐत्रेय और कौशिक की हैं उसके तो, ऐत्रेय और कौशिक की हैं ऋग्वेद के। हाँ, शतपथ यजुर्वेद का है। खैर, सबसे पहले अर्धांगिनी का जिक्र हुआ। तो दो बात ये थे। तो इसका मतलब ये हुआ, इन सारी बातों का मतलब ये हुआ कि महिलाओं के पास राइट्स थे और इक्वल राइट्स थे। मैंने पहले ही बता दिया था कि राजनीतिक अधिकार भी उनके पास थे। सभा समिति और विदत जैसी जो संस्थाएं थी, जो राजा के ऊपर अंकुश लगाती थी, उनमें महिलाओं की भी भागीदारी थी, महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो इससे तय होता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं के पास अधिकार थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जब उपनिषद की रचना हो गई, उसके बाद का जो काल शुरू होता है उसमें महिलाओं के अधिकारों में कमी आने लगी। और पहली कमी ये देखने को मिलती है कि सभा समिति और विदत जो संस्थाएं थीं, उनमें वो समाप्त हो गई, राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई, और महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया। महिलाएं शिक्षा की भागीदारी अब वो उनमें नहीं देखने को मिलती। इसीलिए जब स्मृति ग्रंथ लिखे गए बाद में, और बाद में उनमें, आप स्मृति ग्रंथों में, मनुस्मृति वगैरह में ये देखोगे कि महिलाओं को अर्धांगिनी नहीं कहा गया, बल्कि उनको पुरुष के अंडर में ही कर दिया गया, है ना। आप देखो, एक कॉन्सेप्ट है, इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूं। कभी आपने विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति देखी है? किसी ने देखी है विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति जिसमें विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं? उसमें देखना लक्ष्मी कहाँ बैठी है? सर चरणों में, वो पैर पैरों में, दबाती। और पैर दबा रही हैं वो। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये बाद की कॉन्सेप्ट है कि महिला का जो स्थान है वो पुरुष के चरणों में है। अब वो अर्धांगिनी नहीं है, वो पुरुष के चरणों की बात, और वो पैर दबा रही है। और दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। अब सोचो कि अगर ईश्वरीय संकल्पना ये है लोगों के सामने, तो लोग फिर क्या करते होंगे?
इसका ये लेटर वैदिक पीरियड की बात है, क्योंकि विष्णु की जो कॉन्सेप्ट है, विष्णु का सबसे पहले जिक्र होता है अथर्ववेद में, और अथर्ववेद के समय में भी बृहदारण्यक उपनिषद है, या मुझे याद आ जाएगा, उसमें सबसे पहले विष्णु का जिक्र होता है एक गॉड के रूप में। अदरवाइज तो विष्णु कोई गॉड के रूप में नहीं थे। तो लेटर वैदिक पीरियड में जब विष्णु की कॉन्सेप्ट आई, उसी समय महिलाओं की स्थिति में डिग्रेडेशन था, तो फिर दिखाया गया कि लक्ष्मी को चरणों में बैठे हुए। शिक्षा संबंधी अधिकार, अब सामाजिक अधिकार भी देखते हैं। तो सामाजिक अधिकार दो लेवल पर होने चाहिए, देखे जा सकते हैं। एक तो विवाह के लेवल पर, और एक फिर महिलाओं को संपत्ति के लेवल पर। संपत्ति के लेवल पर एक शब्द मिलता है जिसका नाम है स्त्री धन। स्त्री धन की कॉन्सेप्ट यहां थी। स्त्री धन वो धन था जो महिलाओं को विवाह के समय दिया जाता था, बेटियों को, पुत्री को। और स्त्री धन की पूरी तरीके से जो मालकिन थी वो वही होती थी, वो किसी को नहीं दिया जा सकता था। इसलिए स्त्री धन के रूप में महिला के पास संपत्ति के अधिकार भी थे। ठीक है, तो आप लिखना इसमें, है ना। इसका मतलब अधिकार, अगर चाइल्ड मैरिज है तो महिलाओं के अधिकार नहीं है, और नहीं है तो है, तो नहीं थे। कभी कोई बाल विवाह का जिक्र मिलता नहीं है। विधवा विवाह जरूर होते थे, विधवा विवाहों का जिक्र मिलता है। ऐसा जिक्र मिलता है कि एक राजा की मृत्यु हो गई, तो फिर दूसरे राजाओं ने, या राजा के साथ विवाह हुआ, तो विधवा विवाह प्रचलित थे। अंतरजातीय विवाह भी होते थे, इंटरकास्ट मैरिजेस भी थी। इंटरकास्ट मैरिजेस बड़े लेवल पर देखने को मिलती हैं। ये सब ये बताता है, और स्वयंवर की प्रथा थी। ये सब बातें ये बताती हैं कि महिलाओं को अपने वर को चुनने का अधिकार था। किसी अन्य जाति से भी वर को चुना जा सकता था, है ना। नियोग प्रथा प्रचलित थी और पर्दा प्रथा थी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत जब देखी हो तो आप देखती उसमें मतलब देखे हो उसमें, कि जब दरबार लगता था तो द्रौ कुंती और गांधारी, इवन माद्री, वो तीनों हस्तिनापुर के दरबार में बैठती थी। महिलाओं को दरबार की प्रक्रियाओं में भाग लेने का भी अधिकार था, पॉलिटिकल राइट्स थे भी थी। तो अगर पर्दा प्रथा होती तो कैसे होता, वो कैसे बैठ पाती सबके सामने। तो पर्दा प्रथा नहीं थी, नियोग प्रथा प्रचलित थी, और राजनीतिक अधिकार उनके पास थे ही। तो आप लिखिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि महिलाओं को ये जरूरी था कि वो विवाह करें ही, ये कोई जरूरी नहीं था, उनकी चॉइस थी। तो कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो आ, आ, ब्रह्मचारिणी रहकर जीवन बिताती थीं, उन्हें अमाजू कहा गया। अमाजू का जिक्र मिलता है। अमाजू माने ऐसी महिलाएं जो जीवन भर कुंवारा रहती थी, शादी नहीं करती थी, और ब्रह्मचारिणी का जीवन वो बिताती थी। तो आप लिखना नेक्स्ट पॉइंट में। देखो, शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी की कॉन्सेप्ट आई महिला के लिए। तो ये वही बात है कि आधा हिस्सा उसको डिफाइन किया गया महिला को, तो ये अधिकार की बात थी। तो आप अगले पॉइंट में लिखना राइट्स। अब पॉलिटिकल राइट्स देखते हैं। अब अगले पॉइंट से आप लिखना। देखो, मैंने 3 संस्थाएं आपको बताई जो राजा की शक्ति के ऊपर अंकुश लगाती थी, कंट्रोल करती थी। 3 डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे अर्ली वैदिक पीरियड में। इसलिए राजा कोई इंडिपेंडेंट नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में। इवन राजा का नाम भी नहीं था राजा। अर्ली वैदिक पीरियड में राजन शब्द का यूज होता है। तो राजन माने जन का मुखिया, द हेड ऑफ जन। अब हेड ऑफ जन के ऊपर नियंत्रण के लिए 3 संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। महिलाएं तीनों में भाग ले सकती थी। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे। हमें कुछ जगहों पर ऐसा भी देखने को मिलता है
कि महिलाओं ने भी लीड किया, राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल लेवल पर महिलाओं ने लीड किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो राजा जनक की जो उत्तराधिकारी थी वो सीता थी, उनके पुत्र नहीं था, लेकिन राजा जनक की उत्तराधिकारी चुना गया तो सीता को चुना गया। तो देखने को मिलता है कि उत्तराधिकारिता का अधिकार भी महिलाओं के पास था, राजनीतिक रूप से भी।